जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम इस चैप्टर की दूसरी वीडियो करेंगे। इसको लाइन वाइज पढ़ते हुए महत्वपूर्ण जो जानकारी है साथ साथ वो भी शेयर करते रहेंगे, ताकि 12वीं की परीक्षा के साथ साथ अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आपकी, उनमें भी ये भविष्य में आपके काम आए। आइए शुरू करते हैं। एक आरंभिक साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मगध का जैसे जैसे विकास हुआ उसी के साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जिसको लगभग 321 ईस्वी में पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक उसका शासन फैला हुआ था। यानी कि 321 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का समय माना जाता है। आप इसको नोट कीजिए। 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक उसका क्षेत्र फैला हुआ था। और ये जो मौर्य साम्राज्य था, इसकी समाप्ति 184 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। 184 ईस्वी पूर्व में इसकी समाप्ति मानी जाती है। ये लगभग थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी इसके साथ साथ हम शेयर कर लें, जो शायद बुक में नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, हमें पता होनी चाहिए। लगभग सभी पुराणों में और सभी इतिहासकार लगभग इस बात से सहमत हैं कि लगभग 137 वर्ष तक ये मौर्य साम्राज्य रहा। लगभग 137 वर्ष, नोट कीजिए, लगभग 137 वर्ष तक ये साम्राज्य अस्तित्व में रहा। मौर्य साम्राज्य 321 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक, लगभग 137 वर्ष तक। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अलग अलग जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने इसमें अलग अलग तारीखें बताई गई हैं। सभी लगभग एक मत नहीं है। जैसे कुछ एग्ज़ाम की बुक्स जो दी हुई हैं उनमें 322 ईस्वी पूर्व इस साम्राज्य का उदय मानते हैं और 184 ईस्वी पूर्व इसको नष्ट मानते हैं, लेकिन ये ज़्यादा तार्किक नहीं है। ये बाद में इतिहासकारों द्वारा इसका खंडन कर दिया गया, लेकिन कई जगह हमें आज भी इस प्रकार की तारीखें मिलती है। दूसरा, इसी प्रकार देखिए आप, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी बेटी उपेंद्र सिंह, जो डीयू में प्रोफेसर है, उन्होंने अपनी पुस्तक में ये शासन जो है 324 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व माना। ये एक महत्वपूर्ण लेखिका मानी जाती है भारत की। तो 324 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व माना इन्होंने समय। हालांकि जो एनसीईआरटी है और जो तार्किक जो तिथियां हैं वो 321 ही मानी गई है। 321 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व। लेकिन थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि ये इतने पढ़े लिखे विद्वान इतिहासकार, तो इनकी जो तारीख है उनमें अंतर फिर क्यों पाया गया, थोड़ा सा एक इसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए कि जो तिथियां हैं, ये जो इतिहास की जानकारी है, ये स्पष्ट जानकारी इस प्रकार नहीं मिलती जैसे आज हम इनको पढ़ रहे हैं। इनके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है। और उस समय के जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, धार्मिक साहित्य है, उनमें इन तिथियों को किसी न किसी रूप में दर्शाया गया है। ज़्यादातर जो मौर्य साम्राज्य के उदय की जो घटनाएं हैं, विस्तार हैं, वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय के बाद माना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के इतने समय के बाद अशोक का राज्याभिषेक हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन संभाला। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन की है। अब जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे श्रीलंकाई जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 218 वर्ष के बाद शासन संभाला। श्रीलंका के जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें ये स्पष्ट लिखा है कि
महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 218 वर्ष के बाद सम्राट अशोक ने शासन संभाला। तो अब यहाँ सीधी तारीख नहीं दी हुई है, लेकिन किससे गणना की गई है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के साथ। अब इसमें देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु क्या मानी गई है। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुछ इतिहासकार 486 ईस्वी पूर्व मानते हैं, कुछ 483 ईस्वी पूर्व मानते हैं। यहाँ भी मतभेद है, तारीखें और भी हैं, लेकिन अन्य को खारिज कर दिया गया। जो मुख्य है वो 486 ईस्वी पूर्व और 483 ईस्वी पूर्व मानी गई है। इनमें भी हम थोड़ा समझते हैं इनको। अब इसमें थोड़ा सा देखिए कि 218 वर्ष जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु है, ये वर्ष कैसे गिने गए, किसने गिने, किस प्रकार से इनकी गणना की गई, तो इसमें अंतर पाया गया। अब एक दूसरा और तरीका हम जो काल गणना का देख रहे हैं वो दिया है, चीन से जुड़ा हुआ है। चीन में एक कैंटन प्रांत है जहाँ बुद्ध की मृत्यु के बाद हर साल एक डॉट यानी कि बिंदी लगाने की शुरुआत की गई। जैसे ये बिंदी हम लगा देते हैं ऐसे ऐसे, एक बिंदी एक साल की, इस प्रकार एक बिंदी एक साल की। तो इसमें ये डॉट बिंदियाँ इस प्रकार लगाते गए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद हर साल एक बिंदी एक डॉट एक वर्ष की, और 489 ईस्वी तक लगाते रहे। 489 489 ईस्वी तक ये लगाते रहे। इसको समझिए। अब कुल डॉट जो हैं, अब ये जो पूरी डॉट हैं उन्होंने फिर कितनी डॉट लगाई? ये डॉट 975 975 975 डॉट उन्होंने कुल लगाई, यानी 975 वर्ष इसमें बुद्ध की मृत्यु निकालते हैं। यानी कि वो 975 वर्ष में से, जैसे बुद्ध की मृत्यु अगर हम निकालें, महात्मा बुद्ध की मृत्यु पर एक कोई 486 ईस्वी पूर्व मानता है, कोई 483 ईस्वी पूर्व मानता है। तो जो चीन का एक ये गणना दी हुई है डॉट लगाने की, तो इसमें उन्होंने 975 वर्ष जो हैं बनाए, यानी कि 975 डॉट लगाए। एक डॉट का मतलब एक वर्ष, 975 वर्ष हो गए ये। तो बुद्ध की मृत्यु कैसे निकाली उन्होंने? 486 ईस्वी पूर्व वो इसको कहते हैं। अगर आप इसको देखें, 975 में से जो बिंदियाँ लगाई उन्होंने, 975 बिंदी लगाई कुल, और इसमें 489 ईस्वी तक उन्होंने ये डॉट लगाई, ईस्वी तक, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी तक। तो अगर 975 में से 489 आप माइनस करें तो 486 486 ईस्वी पूर्व ये बनता है। तो जो डॉक्टर उपेंद्र सिंह हैं वो भी यही मानती हैं कि जो काल है ये 324 ईस्वी पूर्व इनका जो काल गणना है, क्योंकि ये भी 486 ईस्वी पूर्व ही इनकी मृत्यु को मानती है। और इसी पद्धति से शायद डॉक्टर उपेंद्र सिंह भी ये साबित करना का प्रयास करती हैं कि जो मौर्य काल है वो 324 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व था, यानी कि 3 साल। अन्य जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो 483 ईस्वी पूर्व को महात्मा बुद्ध की मृत्यु मानती हैं, लेकिन ये जो चीनी गणना है और डॉक्टर उपेंद्र सिंह हैं ये 486 ईस्वी पूर्व मानती हैं चीनी गणना के हिसाब से। तो इनके जो इस गणना में 3 साल का अंतर है। तो अन्य एनसीईआरटी की हमारी बुक्स 483 ईस्वी पूर्व मानती हैं और 3 साल उसमें ये और ऐड कर देते हैं, तो 486 ईस्वी पूर्व में ये उनकी मृत्यु को मानते हैं। तो इसी प्रकार ये 3 साल पहले जो हैं मौर्य साम्राज्य का आरंभ मानते हैं, यानी कि 324 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व तक ये मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व मानते हैं। तो ये भी लगभग 187 वर्ष, लगभग 137 वर्ष ही बनते हैं।
तो इसमें देखिए सभी जगह जो आमतौर पर जो अब इसका अगर हम निष्कर्ष निकालें तो इसका सामान्य सा निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारी जो प्रमाणित बुक्स हैं या एक निष्कर्ष के रूप में वो 483 ईस्वी पूर्व को ही जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु मानी गई। 483 ईस्वी पूर्व में इसी से गणना की गई है और इसी की गणना के आधार पर 321 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक हमारा मौर्य काल माना गया है। पुराणों में भी इस लगभग यही बात प्रमाणित होती है। जो धार्मिक ग्रंथ हैं और जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें भी यही बात उभर कर आती है। ये अंतर कुछ चीन की जो पद्धति है शायद उस पद्धति के कारण ये थोड़ा अंतर पाया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये मानिए कि 321 ईस्वी पूर्व में जो चंद्रगुप्त थे वो सम्राट बने। अब 321 ईस्वी पूर्व से फिर पहले कौन था? अगर हम इस बात को जानें तो उससे पहले भी कोई राजा रहा होगा। अब अगर इसको हम थोड़ा सा और देखें, वैसे तो हमने पिछली वीडियो में भी इस बारे में काफ़ी चर्चा की थी, लगभग 15 मिनट का समय हमें इसको समझने में लगा था, तो थोड़ा सा समय इसमें भी लगाएंगे, जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा धैर्य से आप इसको नोट करें, समझें, महत्वपूर्ण बातों को साथ साथ नोट करते रहें कि जो ज्ञात जानकारी है एक वंशानुगत क्रम से, वैसे तो धार्मिक साहित्य ग्रंथ उनमें अलग अलग पूरे समय के अलग अलग वंश बताए गए हैं, लेकिन जो सामान्य सी जानकारी दी गई है उसमें एक हर्यक वंश माना गया है। हर्यक वंश जिसको 545 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। जो क्रम एक सिस्टेमेटिक तरीके से क्रमवार जो काल गणना है वो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 से 444 ईस्वी पूर्व माना गया है। 412 से 444 ईस्वी पूर्व। उसके बाद नंद वंश 344 से 321 ईस्वी पूर्व और इस समय 321 ईस्वी पूर्व को ही हम चंद्रगुप्त मौर्य का शासक बनना मानते हैं। यानी कि इस समय नंद वंश का मगध में शासन था और इसके जो अंतिम राजा थे घनानंद थे। जो घनानंद थे ये बहुत ही अत्याचारी और स्वेच्छाचारी राजा थे। प्रजा इनसे दुखी थी, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु जो चाणक्य थे उनको बड़ी आसानी हुई इनसे सत्ता हथियाने में। चंद्रगुप्त मौर्य 21 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा और उनका जो सहयोग था, उनके जो गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य या चंद्रगुप्त के जो गुरु माने गए कौटिल्य, और दूसरा नाम उनका था चाणक्य, जिसको आप चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने बड़ी मेहनत की। इसी समय कुछ समय पहले यानी कि 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण कर चुका था। आसपास के छोटे छोटे राज्य कमज़ोर हो चुके थे, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। हालांकि मगध जो है बहुत शक्तिशाली राज्य था, सिकंदर की हिम्मत नहीं हुई कि उस राज्य का सामना कर पाए। उसके जो सैनिक थे उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन जो अन्य जो राजा थे छोटे आसपास वो पराजित हो चुके थे। तो सिकंदर के लौटने के बाद जो छोटे राज्य थे वहाँ से चाणक्य और चंद्रगुप्त ने जन समर्थन जुटाना, सेना जुटाना, सीमावर्ती जो इलाके थे, पर्वतीय इलाके थे, वहाँ से धीरे धीरे उन जातियों की इन्होंने सेना संगठित की और धीरे धीरे करके ये जो मगध था वहाँ भी अपनी पैठ बनाने लगे। क्योंकि राजा लालची था, अत्याचारी था, आम जन में असंतोष था, लोग करों के बोझ से दबे हुए थे। इन सारी चीज़ों का उन्होंने फ़ायदा उठाया और अपनी सेना को मजबूत करने का प्रयास किया। हालांकि चंद्रगुप्त की जो सेना थी वो घनानंद के मुकाबले बहुत ही कम थी, फिर भी जो चाणक्य था उसकी कूटनीतिक जो ताकत थी, शक्ति थी, उसने इसमें सफलता दिलाई। क्योंकि भारत में चाणक्य जो व्यक्ति हैं उनको
सबसे अधिक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति माना गया। इन्होंने क्या किया कि नंदवंश के सीमावर्ती जो क्षेत्र थे उनके साथ छेड़छाड़ का अपना अभियान शुरू किया और धीरे धीरे राज्य की ओर बढ़ते चले गए। लेकिन जो घनानंद था वो उनकी इन हरकतों को सामान्य रूप से ज़्यादा महत्व नहीं देता और धीरे धीरे करके उन्होंने सत्ता पर अपना अधिकार कायम कर लिया। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार काफ़ी किया। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, काफ़ी साम्राज्य विस्तार किया, शक्तिशाली साम्राज्य उन्होंने कायम किया। इसके बाद जो है धीरे धीरे करके उन्होंने, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने शासन काज से थोड़ा मोह एक छूटता चला गया। जो जैन धर्म था उसके अनुयायी बनते चले गए और श्रवणबेलगोला जो था कर्नाटक में, वहाँ इन्होंने जैन परंपरा के अनुसार उपवास रखकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। 298 ईस्वी पूर्व में मृत्यु इनकी हो जाती है उपवास से, जैन धर्म के ग्रहण करने के बाद उसी के नियम अनुसार इन्होंने मृत्यु को वर्ण किया। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना छोड़ कर गए। अब इसमें चंद्रगुप्त के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि चंद्रगुप्त ने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद बिंदुसार उसका बेटा 25 वर्ष उसने शासन किया। फिर उसके बाद अशोक ने 36 वर्ष शासन किया। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा निष्कर्ष रूप में देखें तो 321 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। इसको आप नोट करें। इसके बाद इसका बेटा जो बिंदुसार था उसने 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके बाद सम्राट जो अशोक बने उन्होंने 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। 273 से 232 ईस्वी पूर्व शासन किया। ये तारीखें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो तारीखें मैंने ये अभी आपको नोट करवाई ये प्रमाणित और एनसीईआरटी द्वारा दी गई हैं। अब अंतिम बीच में बहुत सारे राजा हुए, उनमें भी कुछ अंतर पाए गए अलग अलग इतिहासकारों के। लेकिन आप लास्ट जो है अंतिम जो मौर्य राजा है वो मानिए बृहदत्त मौर्य। बृहदत्त मौर्य जो था वो अंतिम राजा था, जो पुष्यमित्र शुंग जो उसका सेनापति था उसी के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। और पुष्यमित्र जो शुंग थे उन्होंने शुंग वंश की भारत में स्थापना की। तो इस प्रकार ये मौर्य साम्राज्य जो है लगभग 137 वर्ष तक चलता रहा, फलता फूलता रहा। अब थोड़ा इसको चैप्टर को आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। उनके पुत्र, किसके पुत्र? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक, यानी कि अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, पोते थे। आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध राजा माना गया। कलिंग जिसको आज उड़ीसा कहते हैं पर उन्होंने विजय प्राप्त की 261 ईस्वी पूर्व में। इसको भी आप नोट करें, 261 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग जिसे आज उड़ीसा कहा जाता है उस पर विजय प्राप्त की, जहाँ से उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। ऐसा मानते हैं कि लगभग 1 लाख लोग हताहत हुए, मारे गए। उस हृदय विलाप जो घटना थी, महिलाओं का रुदन, बच्चों का रुदन, उसको देखकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, युद्धों को त्याग कर दिया, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत कहाँ से हमें मिलते हैं। इसमें देखिए, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने अनेक प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। इनमें सबसे पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं, विशेषकर मूर्तिकला। सबसे अहम मूर्तिकला माना गया। मौर्य काल इतिहास पुनर्निर्माण में हेतु समकालीन जो रचनाएं हैं वे भी बड़ी मूल्यवान सिद्ध हुई। उस समकालीन जो उस समय की कुछ रचनाएं हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी जो राजदूत था मैगस्थनीज, उसके द्वारा लिखा गया विवरण। उसने इंडिका नाम की एक पुस्तिका लिखी थी
जिसके कुछ अंश ही आज उपलब्ध है, मूल रूप में वो आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्य जो विद्वान थे उन्होंने उनके विवरण दिए हुए हैं अपनी पुस्तकों में, तो वहाँ से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक मैगस्थनीज, यूनानी जो राजदूत था मैगस्थनीज आया हुआ था, उसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। इसको भी आप नोट कीजिए। जो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उन्होंने इसे हराया, यानी कि सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसके साथ युद्ध हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे परास्त किया था 303 ईस्वी पूर्व में। इसको भी नोट करें, 303 ईस्वी पूर्व में उनको पराजय, और फिर उसके बाद दोनों में संधि हुई। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को लगभग 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए और इसके बदले में सेल्यूकस ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र था वो चंद्रगुप्त को दे दिया। ये साम्राज्य विस्तार हुआ चंद्रगुप्त का। इसके अतिरिक्त दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। ऐसा माना जाता है कि सेल्यूकस की एक पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ था। ये विवाह का राजनीतिक महत्व भी था, क्योंकि इससे मौर्य साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पूरी तरह से सुरक्षित हो गई थी और दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बने। उपहारों और राजनयिकों का भी आदान प्रदान हुआ और उसी कड़ी में सेल्यूकस का जो राजदूत था मैगस्थनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में बना रहा। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यानी कि जो गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य, उन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ये एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे, गुरु भी थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध, पौराणिक ग्रंथों, संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यानी किसी के साथ मौर्य जो शासक हैं उसके बाद के जो जैन, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, संस्कृत में लिखे जो ग्रंथ हैं उनमें भी इस प्रकार की जानकारी दी गई है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, जो यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं जो ऊपर हमने पढ़े, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर अशोक के जो अभिलेख हैं प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। सबसे मूल्यवान स्रोत कौन से माने जाते हैं? जो सम्राट अशोक ने अपने समय में जो स्तंभ लेख, शिलालेख खुदवाए, उनको सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अब इनमें देखिए, नेक्स्ट देखिए आप, अशोक वह पहला सम्राट था। ये जो अशोक ऐसे आप सह लिखा हुआ देख रहे हैं, ये उस समय के अभिलेखों में इसी प्रकार लिखा हुआ है उन साहित्य में, जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों, पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। यानी कि ऐसा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारी और प्रजा के लिए संदेश लिखवाए थे पत्थरों के ऊपर, पॉलिश किए गए स्तंभों के ऊपर, साफ सुथरे बड़े अच्छे से उनको बनवाया था। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। धम्म यानी कि इन्होंने एक धर्म, धम्म का मतलब धर्म, लेकिन जो हमारा आज धर्म है वो धर्म नहीं। धम्म यानी कि जो नैतिक मूल्य है, जैसे इसमें दिया है कि बड़ों का आदर करना, सन्यासियों ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवक दासों के साथ उचित व्यवहार, सभी धर्मों या विभिन्न मान्यताओं के लोगों का सभी का आदर करना, ये इस प्रकार के जो सभी जगह, सभी देश, काल, समय, परिस्थितियों में सामान्य थे और सबके लिए एक सम्मानजनक स्रोत थे। अशोक के दूसरे और सातवें जो स्तंभ लेख हैं उसमें धम्म की बड़े विस्तार से इन्होंने जानकारी दी है और उन्हीं के अंत में कुछ इस प्रकार का भी उन्होंने दिया हुआ है। इन्हीं के साथ, धम्म के साथ लिखा हुआ है कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की शुरुआत करते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो हैं भेरी घोष, भेरी घोष यानी कि युद्ध के जो नगाड़े बजते थे, युद्ध करता था, उसके स्थान पर धम्म की शुरुआत करते हैं। धम्म घोष, जहाँ धर्म की उद्घोषणा होती है, पहले
यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो सम्राट अशोक था कलिंग युद्ध से पहले बहुत ही क्रूर किस्म का राजा माना गया, जिसने अपने भाइयों का सत्ता के लिए उनकी हत्या की, और जो भी अन्य उसके विरोधी दरबार में व्यक्ति थे उनकी संख्या भी हजारों की तादाद में बताई जाती है कि उनको सम्राट अशोक ने मारा। तो ये एक चंडे अशोक के रूप में इनको माना गया, बहुत ही क्रूर और निर्दयी। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इन्होंने स्पेशल अलग से कोई कमरे बनाए हुए थे जहां ये विरोधियों की हत्या करते थे। कुछ इस किस्म के यातना शिविर बनाए हुए थे। परंतु कलिंग की विजय के बाद एक दूसरे अशोक को हम देखते हैं जो पूरी तरह से बदला हुआ था। अब उसने तलवार के बल पर लोगों को जीतने के बजाय उदारता से, धर्म से, शांति से, प्रेम से लोगों के हृदय को जीतने का प्रयास किया। ये दूसरे अशोक के, यानी कि एक हृदय परिवर्तन, एक दूसरा अशोक बनकर इस युद्ध के बाद वो सामने आए। अब यहाँ हमने थोड़ा एक और मैं स्पष्ट कर दूं कि जो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, चाणक्य द्वारा, इसमें कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इसके बाद के, इसमें जो हालांकि मूल रूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि इसमें जो बाद के अंश हैं, बाद की जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो विष्णुगुप्त नाम का कोई अन्य व्यक्ति था। उसने वर्षों के बाद, कई वर्षों के बाद जो है, सैकड़ों वर्षों के बाद कोई विष्णुगुप्त नाम का व्यक्ति हुआ जिसने इसमें कुछ बातें जोड़ी अर्थशास्त्र में। जो विष्णुगुप्त है, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा गया, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि विष्णुगुप्त नाम का व्यक्ति कोई अलग व्यक्ति था, चंद्रगुप्त कौटिल्य नहीं था। कुछ ऐसा मानते हैं, और सैकड़ों वर्षों के बाद उसमें जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उसमें उन्होंने अपने तरफ से अलग से कुछ जोड़ा है। तो ये भी एक थोड़ा इसमें अंतर पाया जाता है। अब देखिए साम्राज्य का प्रशासन कैसे था। मौर्य साम्राज्य 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र थी। 4 प्रांतीय केंद्र जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और स्वर्णगिरी, हम आगे मानचित्र में इनको करेंगे, बताएंगे। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। 4 प्रांतों में उसने अपने साम्राज्य को बांटा हुआ था ताकि शासन सुचारू रूप से चल सके। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक जो पाकिस्तान है उसके पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए हुए थे। यानी कि पूरे अफगानिस्तान से लेकर भारत के उड़ीसा तक जहाँ जहाँ भी उनका साम्राज्य था, सब जगह एक जैसे संदेश जो है सम्राट अशोक के लिखे हुए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था एक समान रही होगी? क्या हम ये मान सकते हैं कि इतना विशाल साम्राज्य था, उस समय यातायात संचार के साधनों की भी इतनी दिक्कत होती थी, तो ऐसे में सारी जगह एक जैसे प्रशासन व्यवस्था कैसे संभव है सुचारू रूप से चलना? तो इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसा संभव नहीं था। आइए मानचित्र को देखिए। इस मानचित्र में अभी हमने 4 प्रांत पढ़े थे, वो प्रांत हम एक बार देख लेते हैं। तक्षशिला देखिए, ये तक्षशिला। दूसरा उज्जैनी, अभी हमने प्रांतों के बारे में पढ़ा था। तीसरा स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी यहाँ, और लास्ट में है दक्षिण में। और जो तौसली था वो ये था उड़ीसा के साथ। तो ये 4 जो हमारे प्रांत थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और स्वर्णगिरी, ये चारों प्रांतों में अपने साम्राज्य को उन्होंने, सम्राट अशोक ने बांटा हुआ था। अब देखिए कितना विशाल साम्राज्य, ये कितना विशाल साम्राज्य आप देखिए सम्राट अशोक का था। इतिहासकार यही मानते हैं कि भी क्या ये सारा इतनी आसानी से सुचारू रूप से एक समान प्रशासन व्यवस्था चल सकती है। नेक्स्ट, ये 3 आप और देखिए, चोल, पांड्य, ये जो हमारे राज्य हैं इनको बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये दिए हुए हैं दक्षिणी भारत में,
ये जो दक्षिणी भारत का नीचे का हिस्सा है, ये सम्राट अशोक के जो साम्राज्य था उससे बाहर था। यहाँ अपने अलग स्वतंत्र सरदारीय राज्य थे, इसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। इतने बड़े विशाल विविध और विभिन्न प्रकार के जो उनका साम्राज्य था, कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र, कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र, इतना विशाल साम्राज्य अभी हमने मैप में देखा था। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक जो नियंत्रण था वो राज्य की राजधानी, यानी कि जो राजधानी थी उसी के आसपास प्रांतीय केंद्रों पर रहा होगा। यानी कि सम्राट अशोक का जो नियंत्रण है सबसे ज़्यादा जो है राजधानी के आसपास रहा होगा। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया, जैसे तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। जो तक्षशिला है अफगानिस्तान और उज्जैनी नीचे आप मध्य प्रदेश, तो यहाँ ये महत्वपूर्ण जो व्यापार के मार्ग थे उन पर बने हुए थे दोनों ही, तो इनका व्यापारिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। जबकि स्वर्णगिरी सोने के पहाड़, स्वर्णगिरी का मतलब सोने के पहाड़, कर्नाटक में सोने की खदानों के लिए उपयोगी था। तो बड़े सोच समझ कर ये उन्होंने अपने प्रांत को बांटा हुआ था। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियाँ दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था, भूमि से भी और नदियों के द्वारा भी। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह महीनों का समय लगता होगा, क्योंकि आवागमन के साधन बहुत धीमे थे, बैलगाड़ियाँ, घोड़े, हाथी। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। अब इतना लंबा समय रास्ते में लगता था तो खान पान और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती थी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना जो है सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। सेना सुरक्षा का प्रमुख माध्यम थी। मैगस्थनीज आपने पढ़ा था अभी, ने अपनी सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया। जो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज था यूनानी, तो उसने सैनिक गतिविधियों के बारे में लिखा कि एक समिति और 6 उप समितियाँ बनी हुई थी। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन था। नौसेना समुद्री सेना, व्यापार या उसकी देखभाल, जो समुद्र में पानी में सुरक्षा का काम करती थी। दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी, आने जाने के खान पान की। तीसरी पैदल सैनिकों का संचालन। चौथी अश्वरोही, अश्वरोही जो घोड़ों की सेना होती थी। पांचवी रथरोहियों, जो रथ से जुड़ी हुई सेना होती थी। छठी का काम हाथियों का संचालन करना होता था। तो ये इस प्रकार उनकी संचालन समितियां बनी हुई थी। दूसरी जो उप समिति थी उसका दायित्व विभिन्न प्रकार का होता था, अलग था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना, ये दूसरी जो उपसमिति थी उसका कार्य था। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का भरपूर प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार द्वारा भी किया। धर्म के द्वारा भी दूसरे लोगों को सभ्य बनाने का, अच्छे नागरिक बनाने का, दूसरों को जीतने का, मारने का, तलवार के बल पर सत्ता हथियाने का, उस चीज़ को दूर करने के लिए उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। साधारण भी थे, जिसको आप भी समझते हैं, पहले भी समझते थे, आगे आने वाले समझेंगे, और सार्वभौमिक थे, सभी के लिए उनकी पालना करना बड़ा आसान था। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में भी और इसके बाद के संसार में भी अच्छा रहेगा। अगर हम धम्म के अनुसार आचरण करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा हमें, इस जीवन में भी हम सुधर के रहेंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा, और अगला जो जीवन हमारा होगा वह भी अच्छा होगा। धम्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्र जैसे विशेष अधिकारियों की नियुक्ति उन्होंने की थी। धर्म का प्रचार करने के लिए ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, जिसे धर्म महामात्र कहा गया। नेक्स्ट देखिए,
सम्राट के जो अधिकारी थे वो क्या क्या करते थे। मैगस्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है कि साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख, कुछ भूमि मापन का काम करते थे, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उप नहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे कि नहरों से जो छोटी नहरें थी उनमें कितना पानी छोड़ा जाना, ताकि हर स्थान पर पानी की समान आपूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे। शिकारियों के जो कार्य होते थे उनके आधार पर उनका इनाम या दंड देने का काम करते थे। वे कर वसूली का कार्य भी करते थे। भूमि से जुड़े सभी व्यवसायी जो कार्य थे उनका निरीक्षण करते थे। साथ ही जो लकड़हारे थे, बढ़ई थे, लोहार थे, खननकर्ताएं, उनका भी सभी का निरीक्षण करते थे। विभिन्न व्यावसायिक समूहों के निरीक्षण के लिए इन अधिकारियों को क्यों नियुक्त किया जाता था? सामान्य सा बात यही है कि इसलिए नियुक्त किया जाता था कि सारा काम सुचारू रूप से चलता रहे, राज्य की प्रत्येक कार्य पर राजा की पैनी नज़र बनी रहे और जनता के साथ अन्याय ना हो। तो सम्राट अशोक ने समाज कल्याण पर बड़ा जोर दिया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जन कल्याण के लिए, आम लोगों के लिए करने का प्रयास किया। जितने भी शिलालेख लिखवाए वो प्राकृतिक भाषाओं में, जो आम लोगों की जन भाषा थी, जहाँ जिस भाषा को बोलने वाले लोग थे उसी भाषा में उन्होंने उसको लिखवाने का प्रयास किया। सड़कें बनवाई, सड़कों के दोनों तरफ छायादार पेड़ लगवाए, सराय उनके यात्रियों के ठहरने के लिए, भोजन, खान पान, पानी, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, अब थोड़ा इस पर विचार करते हैं। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की तो मौर्य साम्राज्य के को इतिहास का सबसे प्रमुख काल माना गया। जब इतिहासकारों ने लिखना शुरू किया 19वीं सदी में, 19वीं सदी का मतलब 1800 से 1800 ईस्वी से, इतिहासकारों को जब जानकारियाँ मिली, उनके स्रोत जानकारी के इकट्ठे होते गए, तो उन्होंने जब इतिहास लिखना शुरू किया भारत का, तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास को महत्वपूर्ण माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। अंग्रेजों का भारत के ऊपर अधिकार था। 19वीं और 20वीं सदी दोनों के जो भारतीय इतिहासकार थे उनको प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना एक चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक लगी कि जितने भी इतिहासकार थे उनको भारत में एक ऐसे साम्राज्य को मिलना, मौर्य साम्राज्य, तो वो एक उत्साहवर्धक कार्य था, कार्य की उनकी रुचि को बढ़ाने वाला था, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी था। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों, पत्थर की जो मूर्तियां थी, मौर्यकालीन की जो सभी पुरातत्व की एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। यानी कि उस समय की जो मूर्तियां पाई गई, एक इसमें मूर्ति है और दिया हुआ है पिक्चर, उसको भी हम देखेंगे अभी। इसके जो प्रमाण हैं, जो पत्थर की मूर्तियां मिली, वो अद्भुत कला के प्रमाण हैं जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इस साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, इतिहास को स्पष्ट करते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे जो संदेश हैं अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं। इतिहासकारों को ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ। इसमें उन्हें लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। जो अन्य राजा थे उनकी अपेक्षा इन अभिलेखों को देखकर, उन पे संदेश जो थे, उन संदेशों को देखकर ये लगा, उन इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला कि जो अन्य शासक थे उनकी अपेक्षा जो है अशोक एक शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, विनम्र भी थे, दयालु भी, उदार भी थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। क्योंकि जो वो राजा थे, जो अन्य के बारे में इसमें जिक्र दिया है कि वो राजा बड़ी बड़ी उपाधियां तो अपने नाम के साथ जोड़ते थे, लेकिन सम्राट अशोक उनसे ज़्यादा उदार और विनीत, परिश्रमी और महान था। हालांकि उपाधियां जो सम्राट अशोक था उसने भी इनमें जो शिलालेख मिले, जैसे आपने पढ़ा था प्रियदर्शी, प्रिय दिखने वाला, मनोहर दिखने वाला, सुंदर आकृति वाला, मोह आकृति वाला, और देवनाम प्रियम,
देवताओं का प्रिय, देवनाम प्रियम। तो ये उपाधियां सम्राट अशोक की लिखी हुई थी इन शिलालेखों पर। उपाधियां उनकी उनके नाम के साथ भी जुड़ी हुई थी, लेकिन उनके नाम की इन उपाधियों के साथ साथ उन्होंने जैसे उनकी उपाधियां थी उस हिसाब से उसने काम भी किए हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को एक प्रेरणा का स्रोत माना। बाद के जो नए इतिहासकार आए 20वीं सदी के, उन्होंने भी, उन राष्ट्रीय नेताओं ने भी इतिहासकारों के साथ जो है अशोक को एक प्रेरणा का स्रोत माना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया। 150 साल, लगभग हमने शुरू में 137 वर्ष इसको माना था, तो यहाँ लगभग उन्होंने 150 वर्ष इसको कहा है। लगभग 137 वर्ष तक चला, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। अगर 150 वर्ष का इतना अधिक लंबा वर्ष समय नहीं है अन्य इतिहास के जो हम राजा देखें उनको, इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में भी फैला हुआ नहीं था। मैप हमने देखा था कि पूरे भारत को इसने कवर नहीं किया हुआ था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। जितना मौर्य साम्राज्य में भारत कवर हुआ था या जितनी जमीन थी, भूभाग था, उसमें भी जो नियंत्रण था वो एक जैसा नहीं था। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे थे। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी कि काफ़ी समय के बाद, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व 200 ईस्वी के आसपास। तो इतिहासकार मौर्य साम्राज्य को महत्वपूर्ण तो मानते हैं, लेकिन लगभग 150 वर्षों का, 137 वर्षों का जो काल है, इसको ज़्यादा इतना महत्व नहीं देते, क्योंकि इससे लंबे लंबे समय तक भारत में राजवंशों ने कार्य किया है, शासन किया है। तो इस प्रकार जो मौर्य साम्राज्य है लगभग 184 ईस्वी पूर्व आते आते पतन के मार्ग पर जा चुका था। अंतिम जो मौर्य शासक थे बृहदर्थ, उनकी उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र सिंह, उन्होंने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी 184 ईस्वी पूर्व में। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। हमारे जो इस अध्याय में है इसमें इतना ही दिया हुआ है। आइए एक मौर्य साम्राज्य से जुड़ी एक पिक्चर को हम देखें। इस पिक्चर को देखिए, सम्राट अशोक। देखिए इसमें 4 शेरों की एक ये तस्वीर बनी हुई है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो इसमें आप देखिए कि किसी भी तरफ से आप इसको देखें तो 3 शेर आपको दिखाई देंगे। आप किसी भी साइड से इसको देखिए, 3 शेर आपको दिखाई देंगे। ये हमारे ध्वज में जो चक्कर बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप जो सिंह शीर्ष जो एक चित्र दिया हुआ है, इसको देखिए कि कितनी सुंदर मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ, पत्थर पर जो मूर्तियाँ वो बनाते थे कितनी सुंदर होती थी। नेक्स्ट देखिए राजधर्म के नवीन सिद्धांत। अब इसमें दक्षिण के राजा और सरदार। अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के जो कुछ हिस्से थे उनको तमिलकम कहा गया। इसको आप नोट करें। चोल, चेर, पांड्या जैसे सरदारियों का उदय हुआ। सरदारियों का मतलब जो मुख्य सामंत थे, सेनापति थे, जमींदार थे, इस प्रकार की जातियाँ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए, जो शक्तिशाली भी बने और लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। अब देखिए सरदार सरदारी को थोड़ा और क्लियर करते हैं। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी होता था और नहीं भी, कि वो पैतृक भी हो सकता था, बाप बेटा उसके बाद उसका बेटा, या नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे, उसका समर्थन करने वाले उसी के खानदान के लोग होते थे। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, जो विशेष कार्य होते थे, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना, ये उसके मुख्य कार्य होते थे।
वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था, उपहार लेता था, जबकि राजा कर वसूली करते थे। राजा को टैक्स दिया जाता था, लेकिन ये लोग क्या करते थे? भेंट लेते थे। अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करते थे और उसके बाद जो उनके साथ रहने वाले, जो उनके समर्थक होते थे, उनको उन भेंट को दे देते थे। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। कोई सामान्य जो स्थायी सेना या कोई अधिकारी ऐसा नहीं होता था। उनके समर्थक जो होते थे वही इस प्रकार की भूमिका निभाते थे। इन राज्यों के बारे में हमें विभिन्न प्रकार के स्रोत जो हैं उनसे जानकारी मिलती है। जैसे प्राचीन तमिल संगम जो ग्रंथ है, उनमें ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं। तमिल जो ग्रंथ हैं उनमें उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया। अब देखिए, कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। कई राजा या सरदार जो थे, जो लंबी दूरी का व्यापार होते थे उससे राजस्व लेते थे, टैक्स लेते थे। इसमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन जो राजा थे, इनमें मध्य और पश्चिमी भारत के अनेक क्षेत्रों पर जो शासन करने वाले सातवाहन थे, जिनका समय द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी तक माना गया, यानी कि 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक माना गया। और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के जो शक, जो विदेशी लोग थे, शक, हुण, आप कुषाण ऐसे जो नाम पढ़ते हैं, वे भी शामिल थे। इनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया कि उनका जो सामाजिक जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है, ऐसा उन्होंने दावा किया। नेक्स्ट देखिए, सेना के लिए हाथी पकड़ना। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र से अब आप वाकिफ हैं, सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में कुछ विवरण मिलते हैं। जैसे हाथी को पकड़ने के लिए उपाय इसमें दिए गए हैं। जैसे हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोग, वनों के जो संरक्षक थे, हाथी जो पालते थे, हाथियों को पालने वाले लोग, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोग, सीमा रक्षक, वनवासी, महावत जो उसको कंट्रोल करते थे, नियंत्रण में रखते थे, मिलकर 5 से 7 जो है हाथनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए पकड़ने का प्रयास करते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्ति मानते हैं। यूनानी जो स्रोत हैं वो ये मानते थे कि जो मौर्य सम्राट थे उनके पास 6 लाख तो पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। इसका मतलब जो यूनानी स्रोत इस चीज़ को मानते हैं, हालांकि कुछ इसको अतिशयोक्ति मानते हैं कि भी शायद ये बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, लेकिन सेना उनकी बहुत बड़ी थी और शायद ये माना जाता है कि एशिया की उस समय की ये सबसे बड़ी सेना मानी गई है। यदि यूनानी विवरण सही हैं तो बताएं कि इतनी बड़ी सेना के भरण पोषण के लिए मौर्य शासकों को किस प्रकार संसाधनों को जुटाने की जरूरत पड़ी होगी। नेक्स्ट देखिए, पांड्य सरदार सेनगुत्तुवन की वन यात्रा। अब इसको थोड़ा देखिए। जो पहले तो ये लिखा हुआ जो है पांड्य, पांड्य शायद गलत लिखा हुआ है, इसको काट, तो यहाँ आप पांड्य की जगह चेर लिखिए। चेर सरदार हैं सेनगुत्तुवन की वन यात्रा। अब इसमें देखिए, यह तमिल महाकाव्य सीपलाधिकारम का एक अंश है। सीपलाधिकारम जो है एक, अगर इसको हम कहें, इसका हम हिंदी की बात करें तो इसका मतलब है पायल के गीत, पायल के गीत, उसके अंश दिए हुए हैं। ये कोवलिन, व्यवधान के लिए क्षमा। अब इसमें देखिए कि ये जो महाकाव्य है, इसमें एक कोवलिन जो पति है और कनकी जो है पत्नी है, उनकी एक कहानी है। थोड़ा पढ़ते हैं इसको, देखिए। जब वह वन की यात्रा पर थे
तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाए जिसमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरण, उनके चंवर बने हिरणों के बाल से, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, इलायची, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि ये सारी चीज़ें लेकर वो आए। तो ये लोग यह उपहार क्यों लाए? सरदार इन उपहारों का उपयोग किस लिए करते होंगे? कि भाई ये सारे उपहार सरदार क्या करते थे, अपने जो समर्थक होते थे उनमें बांट देते थे। ये अभी हमने पहले पढ़ा था। थोड़ा सा इसको और देखते हैं कि सेनगुप्त वन की जो वन यात्रा थी वो क्या थी। इस महाकाव्य में नुपुर के गीत या पायल के गीत शीतलाधिकारम में क्या कहा गया है? जो कौवलन और कनगी जो पति पत्नी थे, यानी कि जो कनगी है वो इसमें एक पात्र है, नायिका है इस महाकाव्य की, जिसकी शादी कौवलन से होती है। और कौवलन जो है कुछ समय के बाद जो एक नर्तकी, नगरवधु जिसको कहा जाता था, नर्तकी के साथ वो यानी कि कोई नृत्य देखने जाता है किसी स्थान पर, तो वहाँ उस नर्तकी के प्रेम में वो पागल हो जाता है और वह उसी के साथ रहना शुरू कर देता है, नर्तकी के साथ, नगरवधु के साथ। और अपनी जो पत्नी थी उसकी कनगी, उसको वो भूल जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे जैसे थोड़ा समय बीतता गया, जो नर्तकी है वो उसको छोड़ देती है, वहाँ से भी उसका एक अलगाव हो जाता है। और उसके बाद वह एक बदहाल स्थिति में फिर दोबारा से उसके कनगी की याद आती है, कनगी के पास पहुँचता है। तो कनगी के भी हालात कोई अच्छे नहीं थे। तो कनगी कहती है कि भी उसके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ पायल की एक जोड़ी बची हुई है। तो अब दोनों फिर, जो नायिका है कनगी जो है, उसकी दशा को देखकर उसे स्वीकार कर लेती है, उसको क्षमा कर देती है और वे एक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो कनगी उसे एक पायल का एक हिस्सा, पायल का एक भाग देती है कि आप इसे बेचकर अपने रोजगार के लिए कुछ कार्य करें। तो जैसे ही वह उस पायल को बेचने का प्रयास करता है, पायल के एक हिस्से को, तो उसको राजा के जो सैनिक हैं उनके द्वारा पकड़ लिया जाता है। क्योंकि राजा की जो पत्नी थी रानी, उसकी एक पायल चोरी हो गई थी और उन्होंने उसे बंदी बना लिया, राजा के सामने पेश किया कि भाई इसने या इसकी पत्नी ने राजा की जो रानी है उसकी पायल चुराई है। तो राजा जो है उसको मृत्युदंड देता है। उसके स्पष्टीकरण को, उसकी बात पर राजा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, उसको मृत्युदंड देता है। जो कनगी है, जब उसको इस सारे घटनाक्रम का पता चलता है तो वह राजा के दरबार में जो अपनी दूसरी पायल थी उसको लेकर आती है और राजा के दरबार में गुहार लगाती है कि आपने अन्याय किया, उसके पति की हत्या की, उस पर आरोप लगाती है और पायल दिखाती है कि भाई जो पायल उसका पति बेच रहा था उस पायल के साथ इसको मिला कर देखे, उसके मोती, मन के, उसका साइज, वो सब उसी से मिलता जुलता था। राजा यानी कि जो रानी है, रानी की तो एक पायल चोरी हुई थी, लेकिन ये तो दोनों मेरे पास थी, ये मेरी पायल थी जिसको पति रोजगार के लिए बेचने के लिए बाजार में गया हुआ था। तो जो राजा इस चीज़ को देखता है, मिलान करता है, तो राजा को बड़ा दुख होता है और राजा आत्महत्या कर लेता आत्मग्लानि से। तो उसके बाद वे जो ये कनगी है, कनगी जो है उस राज्य को श्राप दे देती है। यानी कि ये मदुरई की कहानी है। मदुरई को श्राप देती है और मदुरई जलकर भस्म हो जाता है, मदुरई जो नगर है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद वह चेर राज्य में आ जाती है। तो इस प्रकार की कहानी जो है ये बताई गई है, जो दक्षिणी भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। आशा है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो में जितना भी हमने अध्ययन किया उसको आप अच्छे से नोट करके समझने का प्रयास करें। वीडियो को देखें, बुक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी प्रतियोगिता, कोई भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम या +2 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।